जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 दिस इज़ मोहम्मद अतीक और होप सो आप सब जो हैं खैर आफियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम जो हमने अपना सिलेबस किया था पेज नंबर 98 के ऊपर है ब्रेन टीजर्स के अंदर हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1 इज़ अ शाइनी मेटल प्लेस आल्सो सेड टू बी अ मिरर। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था। आज बेटा हम क्वेश्चन नंबर अपना 4 करेंगे और जैसे मैं हर बार आपसे यही कहता हूँ कि बेटा अपना काम कंप्लीट करें ताकि जैसे ही आपके स्कूल रीओपन हो तो आपने आके इनका जो है वो टेस्ट देना है। तो अपने आप को बेटा उस टेस्ट के लिए जो है वो खुसूसी तौर पर अपने आप को प्रिपेयर रखें। वो बच्चे जो मेहनत करेंगे वो उसके अंदर सुरखरू होंगे और वो बच्चे जो मेहनत नहीं करेंगे वो कभी भी उस टेस्ट के अंदर सुरखरू नहीं होंगे। तो बेटा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 4 के ऊपर। वो कहता है वाइट सरफेस रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट दैट स्ट्राइक देम, वाई आर पीपल यूज टू वेयर द डार्क कलर ड्रेस इन अ विंटर। वो कहते हैं कि अमूमन जो लोग होते हैं वो जो सर्दियों के अंदर कपड़े पहनते हैं वो हमेशा गहरे कलर के अंदर होते हैं। अमूमन उसमें ब्लैक कलर होता है, अमूमन जो है उसके अंदर रेड कलर जो होता है मोस्टली इन कपड़ों को यूज़ किया जाता है, यानी कि डार्क कलर जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। जबकि सर्दियों के अंदर अगर हम देखें तो हम मोस्टली जो है वो लाइट कलर यूज़ करते हैं, जैसे कि क्रीम कलर हो गया, ठीक है, लाइट ग्रे कलर हो गया, इस तरह के कलर यूज़ करते हैं। तो वो कहते हैं कि इसके पीछे रीज़न बताएं कि हम जो हैं वो डार्क कलर ही क्यों यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा आपके पास बनता है 4 वाई। मैं हाफ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पीछे वाला तो डिटेल में वैसे ही है, लेकिन मेन क्वेश्चन आ गया है। वाई पीपल यूज टू वेयर डार्क colored cloths in winter। वो कहते हैं कि जो लोग हैं वो गहरे कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं, सर्दियों के अंदर अमूमन ऐसा करते हैं। तो बेटा एक बात याद रखिएगा कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको पिछले टर्म में भी ये बताया था कि जो हमारे पास ब्लैक कलर होता है वो बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ लाइट होता है, यानी कि वो लाइट को बहुत अच्छे तरीके से जज़ब करता है। तो इसी तरह बेटा जो डार्क कलर हैं वो क्या करते हैं, वो लाइट को ज़्यादा जज़ब करते हैं एज़ कम्पेयर टू लाइट कलर्स। देखें जो कपड़ा जितनी ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो अंडरस्टूड सी बात है कि जितनी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा उतनी वो हीट रखता होगा, ठीक है। तो सर्दियों के अंदर हमें तो चाहिए क्या होती है, बाहर तो ठंड होती है, हमें कोई ऐसा चाहिए जो रेडिएशंस को बड़े अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करे और कपड़ा खुद गर्म रहे। जब तक कपड़ा गर्म रहेगा तो ऑफ कोर्स हमारी हीट को भी वो क्या करेगा, बाहर जाने नहीं देगा, उसको भी क्या रखेगा, इनसाइड रखेगा, एब्जॉर्ब ही रखेगा, ठीक है। यानी कि हमारी वो जो रेडिएशन निकलती है बॉडी से उसको भी बाहर नहीं जाने देगा, ठीक है। आप लिखेंगे इसका आंसर में आप लिखेंगे डार्क कलर is the best absorber of light। वो क्या होता है, लाइट का बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है। that keeps the temperature of body at normal as compared to लाइट कलर। हल्के कलर की निस्बत वो क्या करता है, उनको बड़े अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब रखता है। फिर वो कहता है क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 आता है, आपने इसके अंदर डायग्राम को ड्रॉ करके उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर वो कहता है कैन यू ऑब्टेन अ
virtual and upright image from a concave lens mirror। आपके पास कनकेव मिरर है, कहता है कि क्या उससे आप एक वर्चुअल इमेज को जो है वो बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो बेटा आपके पास ये डायग्राम बनाई भी थी मैंने चले उस डायग्राम की तरफ चलते हैं। सॉरी, पहले ये आप यूँ लाइन लगाएंगे सीधी, यहाँ पर आप क्या रखेंगे, अपनी मिरर को रखेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे रेड लेड ऑक्साइड जो है वो लगाया जाता है ताकि रिफ्लेक्शन जो होती है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। अब इसका एफ पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, फोकल पॉइंट। ऑब्जेक्ट अगर आप क्या करें, यहाँ पर नज़दीक ले आए, ये ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर लेके आ गया। क्या होगा, जब ये रेडिएशन यहाँ से निकलेंगी, इस साइड पर टकराएंगे, तो ये क्या करेगी, इधर को मूव बेंड कर देगी, यहाँ पे मूव कर देगी। ठीक हो गया। अगर यहाँ से रेडिएशन आपके बिल्कुल सेंटर के ऊपर आकर टकराती है तो बेटा वो इस साइड पे मूव करेगी। सॉरी, टेढ़ी बन गई है, इस साइड पे मूव करेगी। अब देखें ये दोनों रेस जा रही हैं। अब ये दोनों रेस सीधी जाएंगी, जब तक ये सीधी जाएंगी ये किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेगी, किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अगर, अब देखिए ना, जब ये एक दूसरे के साथ हकीकत में मैच नहीं करेंगी तो क्या इससे कोई रियल इमेज बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इन रेडिएशंस को क्या करता हूँ, पीछे की जानिब एक्स्ट्रा प्लॉट कर लेता हूँ। पीछे की जानिब क्या करता हूँ, एक्स्ट्रा प्लॉट करता हूँ। ज़्यादा करीब हो गया, तो एक पॉइंट आता है। अब देखिए ना, जैसे एक दूसरे के करीब हो जा रही है ना, इनको ऐसे डॉटेड लाइन में शो कर ले, ये एक दूसरे के करीब होती जाएंगी। एक पॉइंट आएगा, अब चूँकि मेरी तो ये लाइन छोटी है ना, तो मैं इसको कम्प्लीटली तौर पे ड्रा नहीं कर रहा। तो ये एक पॉइंट आएगा, ये लाइन एक दूसरे के साथ क्या कर देंगी, मैच कर देती हैं, और उस पोजीशन के ऊपर आपके पास वर्चुअल इमेज बन जाता है। ठीक है, ये अब चूँकि ये काफ़ी दूर जाके बनती है, अगर मैं ज़्यादा ऊपर लेके जाता हूँ तो वहाँ पे वाइट बोर्ड जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो इस वजह से मैं उसको मज़ीद आगे लंबा नहीं कर रहा। आप ये एक्यूरेट डायग्राम बनाएंगे बेटा पेज नंबर 96 से। 96 में जो पहले वाला बॉक्स है जहाँ पर 2 डायग्राम्स बनी हुई हैं, उसमें से जो नीचे वाली डायग्राम है आपने ये वो वाली बनानी है। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा उसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, वहाँ से डायग्राम आपने इसको बाकायदा बना लेनी है और एक्यूरेट बनानी है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। चलें बेटा, ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 5। अब ज़रा हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। आगे वो कहता है, कैन अ प्लेन मिरर एवर प्रोड्यूस अ रियल इमेज। क्या वो आपके पास प्लेन जो मिरर होता है, क्या वो रियल इमेज को प्रोड्यूस करवा सकता है या नहीं। आप जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, मैं आंसर लिख रहा हूँ, आप लिखेंगे नो, फिर उसके बाद आप लगाएंगे कॉमा, नो आ प्लेन मिरर कैन नॉट प्रोड्यूस a real image because it cannot focus the rays at a point, बल्कि लिख लें at a convergent point। एट आ कन्वर्जेंट पॉइंट। कन्वर्जेंट पॉइंट क्या होता है बेटा, जब डिफरेंट रेज एक ही पॉइंट के गिर्द इकट्ठी होती हैं
उसको आप क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट। डिफरेंट रेज क्या करती हैं, एक पॉइंट के गिर्द इकट्ठी होती हैं, उसे क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट। अब जो आपके पास प्लेन मिरर है वो कभी भी ऐसे एक फिक्स पॉइंट के गिर्द रेडिएशंस को इकट्ठा नहीं कर सकता, इस वजह से उससे हम रियल इमेज को हासिल नहीं कर सकते। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। चलें बेटा, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, और वो कहता है इफ़ यू लुक डायरेक्टली एट द हाईवे इट लुक ब्लैक। कहता है कि अगर आप हाईवे के ऊपर जाएं और आप रोड को देखते हैं तो आपको बिल्कुल ब्लैक कलर में नज़र आता है। हाउ एवर इफ़ यू लुक एट एन एंगल इट लुक शाइनी, वाई डज इट लुक सो। अब मेरी एक बेटा बात सुनिएगा, ये अमूमन सर्दियों में नहीं, ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में होता है कि आप जब बड़े जैसे मोटरवे के ऊपर आप जा रहे होते हैं और आप वहाँ से जाके देखेंगे, आप जब रोड को देखते हैं ना, बिल्कुल डायरेक्ट ऊपर से देख रहे होते हैं, तो आपको बिल्कुल ब्लैक कलर में नज़र आता है ड्यू टू कॉक, उस पर पिच लगी होती है ना, उसकी वजह से वो नज़र आता है। अब क्या होता है कि अगर आप गाड़ी में बैठ रहे हो तो आप आगे जो रोड होता है ना, काफ़ी थोड़ा दूर होता है आपसे, अगर आप उसको एक एंगल से देख रहे होते हैं तो आपको ऐसे लगता है जैसे रोड गीला है, यानी कि रोड के ऊपर वहाँ पर क्या मौजूद है, पानी मौजूद है। जब आप ऐसे देखते हो तो आपको पानी की तरह का शाइनी चमकदार नज़र आता है। वो कहता है कि इसकी रीज़न बताएं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो बेटा आपको पता है ना कि रोड के ऊपर लाइट भी गुजरती है, लाइट गिर रही होती है। जाहिर है ऐसा तो नहीं होता ना कि रोड के ऊपर लाइट गिरती नहीं है, रोड के ऊपर भी लाइट पड़ती है। अब हुआ क्या कि जब आपके पास वो रोड है, रोड के ऊपर लाइट गिरती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कि ये आपका रोड है, ये आपका रोड हो गया। अब यहाँ पर सूरज है, सूरज से रेडिएशंस आई, आने के बाद वो क्या हुई, यहाँ पर टकराने के बाद वापस रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, अब एक दफ़ा नहीं रिफ्लेक्ट होती, ये 2-3 दफ़ा जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। तो अब रिफ्लेक्ट होने के बाद वो वापस उठी। अब ये भी चूँकि क्या है, रेज़ है ना, ये आपकी आंखों में चमक की सूरत में पड़ेंगे, शाइनी। किस तरह पड़ेंगे आपकी आंखों में, एज आ शाइन के तौर पर। आप यहाँ से गाड़ी लेके जा रहे हैं जी, यहाँ पर आपकी चमक की सूरत में आपकी आंखों में पड़ेंगे, तो इस वजह से आपको वो क्या लगता है, शाइनी लगता है। तो आप लिखेंगे हाईवे, बल्कि लिखें रोड, क्वेश्चन नंबर 7। A road looks shiny due to total internal रिफ्लेक्शन। बस इतना ही आप इसका लिख लें कि रोड जो है आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, चमकदार नज़र आता है। जब आप उसके पास जाते हैं तो वो एक्चुअल में होता क्या है, ड्राई होता है, खुश्क होता है। यहाँ तक बेटा बात क्लियर हो गई है। चलिए बेटा, आपका ये वाला जो चैप्टर है ये क्लोज़ हो गया, और आपने क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हें नीट करना है। नीट करने के बाद आपने ये क्वेश्चंस मुझे सेंड करने हैं ताकि इसको मैं चेक कर लूँ। क्लियर हो गया बेटा, ये था हमारा चैप्टर नंबर 12। आगे हमने चैप्टर नंबर 13 देखना है, इन्वेस्टिगेटिंग साउंड। उसके बारे में आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो है उनकी एक्सरसाइज की तरफ भी चलेंगे। जी तो बेटा, हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 13 है। हमने उसकी डिक्टेशन वर्ड न्यू टर्मिनोलॉजी भी कर ली थी 12 की, तो ये हमारा यूनिट 13 हुआ। ये है जी इन्वेस्टिगेटिंग साउंड्स। साउंड को हमने जो है वो देखना है कि साउंड जो है, आवाज़ है, वो किस तरह से पैदा होती है। बेटा अब आप ना ज़रा देखें, साउंड हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होती हैं सॉफ्ट, एक होती हैं लाउड। क्या होती हैं, लाउड होती है। सॉफ्ट को कहते हैं मध्यम आवाज़, जो बारीक आवाज़ है। ऐसी आवाज़ें लाइक म्यूज़िक, ये क्या होती हैं, म्यूज़िक की तरह की होती हैं। मौसीकी उर्दू में कहते हैं। म्यूज़िक जैसे गाने हैं, गाने के पीछे जो म्यूज़िक बज रही होती है, जो ट्यून लग रही होती है, जो रिदम और उसके ऊपर वो कर रहे होते हैं, वो आपको सॉफ्ट साउंड लगते हैं। जबकि लाउड जो है, इसमें आप लिख लें जो हॉर्न्स,
जो गाड़ियाँ हैं, आप रश पे जाएँ, अमूमन ये पुल 11 की तरफ आप जाएँ तो आप देखेंगे या बस अड्डे पे जाएँ, वहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो बेतहाशा जो है हॉर्न जो है उसका इस्तेमाल कर रही होती हैं। अब आप मुझे एक बात ये कंफर्म करें कि आप इस तरह की साउंड को पसंद करेंगे जो म्यूज़िक की है, या उस साउंड को पसंद करेंगे जो हॉर्न की है? शाबाश, आप उस साउंड को पसंद करेंगे जो क्या है, म्यूज़िक की है, जिसे आप क्या कहते हैं, सॉफ्ट साउंड कहते हैं। तो पहले तो आपने ये याद रखना है कि हमारे पास साउंड्स दो तरह की होती हैं, एक होती हैं सॉफ्ट, एक होती हैं लाउड। तो सॉफ्ट साउंड आपके पास बेटा वो होती हैं जो म्यूज़िक के लाइक होती हैं, जिसको हम जो है वो पसंद करते हैं, जबकि लाउड आपके पास वो वाली होती हैं जिनको हम पसंद नहीं कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब ये साउंड्स बनती कैसे है? मैंने बेटा ये यहाँ पे एक टेबल रखा, ठीक है। टेबल के ऊपर ना मैंने एक स्केल को यहाँ पे हाथ रखा और ये स्केल इस तरह रख लिया। ये टेबल मेरा यहाँ पे ख़त्म हो गया, बल्कि टेबल की जो लेयर है उसको मैं थोड़ा डबल कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। ये लें। अब क्या हुआ कि आप यहाँ पे हाथ रख के इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाएं और अचानक छोड़ दें, ये ऐसे ऐसे हिलेगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ये इसकी मेन पोजीशन है, इसकी क्या है, मेन पोजीशन है। क्लियर हो गया? अच्छा, ये अब ऊपर मूव करेगा और नीचे, अप एंड डाउन, मेन पोजीशन के इर्द गिर्द ये अप और डाउन मूव करता है। इसको कहते हैं टू आगे, टू एंड फ्रो मोशन। अब इसमें से जब ये आगे पीछे मूव करता है तो बेटा वो आवाज़ एक खड़खड़ की चीज़ ना आवाज़ पैदा होती है। वो जो अब आवाज़ पैदा कब हुई है, जब बॉडी क्या कर रही है, आगे पीछे मूव कर रही है। तो आगे पीछे मूव करने को कहते हैं वाइब्रेशन। क्या कहते हैं बेटा, वाइब्रेशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। और जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट vibrates, it produces sound। जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट करता है और उसके अंदर से क्या पैदा होगी बेटा, साउंड्स होगी। अब देखते हैं वाइब्रेशन क्या है। हमने अभी बताया था वाइब्रेशन क्या होती है, मेन पोजीशन के ऊपर नीचे मूव करना, आगे पीछे मूव करना, उसे वाइब्रेशन कहते हैं। आप लिखेंगे टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन, इज कॉल्ड वाइब्रेशन। अब देखिए मैं भी बोल रहा हूँ ना, आप भी बोलते हैं, ज़रा ये अपने गले के ऊपर हाथ लगाएं, आप देखेंगे इधर भी क्या पैदा हो रही है, वाइब्रेशन। क्यों? अंदर हमारे वॉइस बॉक्स होता है, उसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं, उनकी जो स्ट्रिप्स होती हैं वो आगे पीछे मूव करती हैं, वाइब्रेट करते हैं, जैसे हम बोलते हैं। तो जब ये वाइब्रेट करती हैं बेटा, तो अब हुआ क्या, जब ये वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करने से वहाँ पर क्या होगी, लहरें पैदा होगी, ठीक है, वहाँ पे साउंड पैदा होगी। इसी वजह से जो है हमारी जब हम बोलते हैं तो हमारा गला जो होता है वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है। क्लियर होगा बेटा? तो आज का हमारा यही टॉपिक था कि साउंड्स, उसकी टाइप, वाइब्रेशन क्या होती है, किस तरह से जो है ये प्रोड्यूस करवाती हैं। तो आपकी यहाँ पे थोड़ी सी बेटा आपकी असाइनमेंट भी है, आपने मुझे ये बताना है कि जो साउंड होती है वो स्पेस में ट्रैवल क्यों नहीं करती। यानी कि जैसे हम अपनी दुनिया से अगर बाहर निकलते हैं, स्पेस में जाते हैं जहाँ पे सारे प्लैनेट्स हैं, अगर हम वहाँ पर जाके देखते हैं तो हमारी आवाज़ वहाँ पे हम ना सुन सकते हैं, ना हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, किसी की आवाज़ को सुन सकते हैं, ना किसी को आवाज़ दे सकते हैं, क्योंकि अगला सुनेगा ही नहीं। तो ऐसा क्यों होता है, ये आपने जो है यहाँ पर जस्टिफाई करना है। दैट इज़ योर असाइनमेंट। इसी उम्मीद के साथ बेटा नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेटा इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।